रुद्रप्रयाग जिले में आज हुए एक भीषण सड़क हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर में 26 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय 7 घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया, जिसमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहां भी इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे नदी में एक टेम्पो ट्रैवलर गिर गया था। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुँचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी ज़रूरी इलाज के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हों और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो एक बहुत ही असमय ऐसी दुख की घड़ी आई है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले खुद ऋषिकेश से पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों के बारे में जानकारी ली है और एम्स में एयरलिफ्ट कर 7 गंभीर घायलों को लाया गया है। इसमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सीएम धामी ने कहा कि घायलों को पूरा इलाज दिया जा रहा है और हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार द्वारा इलाज में दी जाएगी। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है, सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने पाई तो कोई कार्रवाई होगी, उसकी जांच के आदेश देंगे। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने इसमें है उपचार में टीम बनाई गई है? कोई नहीं अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें बहुत से यात्रियों को जो प्रॉब्लम हुई है। एम्स में 7 पेशेंट आए थे, उसमें से 2 ब्रॉड डेड थे और 2 जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और रेड एरिया में उनका केयर हो रहा है और 3 पेशेंट जो हैं वो ठीक स्थिति में। तो जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जहां पर इलाज चल रहा है घायलों का ऋषिकेश एम्स, वहां से आशीष डोभाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका ही रुख करेंगे। घायलों की फिलहाल अभी स्थिति कैसी है? कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसके बारे में जरा अपडेट दें। कैसे इलाज समुचित तरीके से कराया जा रहा है? पूरे इलाज की जो स्थिति है वो जानी है और जो एम्स की डायरेक्टर है मीनू सिंह, उन्होंने बताया कि जो अभी इस समय एम्स में जो मौजूद हैं 7 लोगों को एयरलिफ्ट करके लाया गया था, जिसमें से 2 की डेथ हो गई थी और जो 5 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला भी है, जिसमें से 2 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है, जिस पर एम्स ऋषिकेश पूरा प्रयास कर रहा है अपना, और इनके जो परिजन हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही बात करें इस पूरे हादसे की तो उसकी जांच के आदेश सीएम के द्वारा दिए गए हैं, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे से रूबरू होते हुए बताया था। तो अभी पूरे जो ट्रॉमा सेंटर की टीम है डॉक्टरों की ऋषिकेश एम्स की, वो पूरी तरह से इलाज में जुटी हुई है। लेकिन अब देखिए आशीष कि पहले 8 संख्या होती है, फिर 9, फिर 10, फिर 14, अब मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये बेहद ही दुखद खबर है। कैसी स्थिति वहां पर अभी घायलों की है और क्या उम्मीद जताई जा रही है? जल्द से जल्द सभी के सभी जो हैं बचे हुए वो सेफ रहेंगे? जो हमारी बात एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह से हुई है तो उन्होंने बताया है कि 2 की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और 3 लोग जो है उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति थोड़ा सामान्य अभी है, कंट्रोल में बताई जा रही है। बाकी जो ईश्वर की इच्छा है, सीएम ने भी यही कहा है कि ईश्वर की इच्छा है सब सकुशल रहें तो ज्यादा अच्छी बात है और उनका इलाज जो है उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इलाज जो प्रॉपर ढंग से ऋषिकेश एम्स से जो देश की अग्रणी संस्था है वो पूरी तरह से अपने इलाज में लोगों के इलाज में लगी हुई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप का भी रुख कर लेते हैं घटनास्थल से हमारे सहयोगी। संदीप, वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग में भी लगभग 4 लोग हैं और 2
3 लोग हैं, उनको अभी श्रीनगर बेस चिकित्सालय में भेजा गया, उनका भी यहाँ पे उपचार चल रहा है। और जो मृतक है उनका पंचनामा भर के उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो लोग भी घायल हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, वो सभी लोग 25 और 30 साल और 35 साल के बीच के हैं। इनका एक टूर था, ये बिल्कुल दिल्ली से बताया जा रहा है ये, और चोपता दुगल बेटा जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है रुद्रप्रयाग में, वहां जाना था इनको। लेकिन इस बीच 11:30 पे ही हादसे का शिकार हो गया ये वाहन, और जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ है। और इसमें लगभग 14 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है और लगभग 12 लोग अभी तक घायल हैं। जी ओके, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और रुद्रप्रयाग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। उनका कहना है कि सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मुआवजे की घोषणा की गई है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। यही वो टेम्पो ट्रैवलर है जिसमें लोग मौजूद थे और नोएडा से आ रहे थे, तभी अचानक से भीषण हादसा हुआ। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। एक्स पर अमित शाह ने लिखा है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, दर्दनाक हादसे के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार आ रहा है कि रुद्रप्रयाग के नज़दीक एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में जानमाल की भी हानि हुई है। बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। हम परमात्मा से जो मृत हुए हैं, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना करते हैं। और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए की कामना करते हैं। पूरी तरह से दुर्घटना में हमारी राज्य सरकार, हमारा जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान वहाँ सुना है लगे हुए हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हम जितने लोगों को इससे हानि हुई है उस पर अपना गहरा दुख प्रकट करते हैं। रुद्रप्रयाग हादसे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी दुख प्रकट किया। हरीश रावत ने कहा कि हादसे में 8 लोगों की मौत जो पहले हुई थी, अब यह आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। उनकी मौत काफी दुखद है। उनके मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। तो आपको ये अपडेट दे दें कि मरने वालों का आंकड़ा अब 14 तक पहुंच चुका है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। देश भर के डॉक्टरों के साथ पहले सोशल मीडिया पर, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर देश भर के डॉक्टरों के साथ पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर विदेश से डॉलर और गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया और मास्टरमाइंड नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। देहरादून के एक डॉक्टर की सोशल मीडिया पर एक दूसरी डॉक्टर से दोस्ती हुई, जिसने खुद को विदेश में बताया और फिर उसके लिए डॉलर और गिफ्ट भेजने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर के पास कस्टम विभाग से फोन आया कि आपका कुछ सामान आया है जो अवैध है और उन्हें डर दिखाकर 13 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में जमा कराए गए। पर पीड़ित डॉक्टर को ठगी होने का एहसास हुआ और पुलिस से शिकायत की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ डॉक्टरों को ही निशाना बनाता है। कुछ समय बाद जो सामने से यूएसए जिसने बताया था, उस व्यक्ति ने इनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, कुछ पार्सल भेज रहा हूँ और $25,000 का करेंसी भेज रहा हूँ। तो इस तरह से करके फिर कुछ दिनों बाद इनके पास कस्टम के नाम से फ़ोन आता है कि भाई आपके नाम से कुछ पार्सल आया है, उसमें लीगल करेंसी है और बाकी अन्य प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं और आपके ऊपर आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का भय उनको दिखाया जाता है और उनसे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं केस को सेटल करने के नाम पर।
देहरादून में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है और मीटिंग में विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी और 3 सांसद भी मौजूद हैं। बैठक में माला राज्यलक्ष्मी, त्रिवेंद्र रावत और अजय भट्ट शामिल हुए। इसके साथ ही सतपाल महाराज और विधायक मदन कौशिक भी बैठक में शामिल हुए। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस ने आयातित उम्मीदवार बताया है, जो कि कभी बीजेपी के नहीं थे, लेकिन आते ही उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया। तो क्या ऐसा करके बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने की कोशिश कर रही है और अपने कैडर को दरकिनार करके विपक्ष को हमले का मौका दे रही है? देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को तुरंत विधायक का टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कर्णप्रयाग में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। नवल भट्ट ने लिखा, जो कार्यकर्ता का ना हुआ वो जनता का क्या होगा। मुझ जैसा कार्यकर्ता आज से तुम्हारी हार का मुख्य कारण बनेगा। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आए तो मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के रहने वाले हैं। करतार सिंह भड़ाना ने अब तक एसपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की। बीजेपी में शामिल हुए तो हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों को आयातित उम्मीदवार बता रही है और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी में जो आ गया वो बीजेपी का हो गया, फिर कोई फर्क कैसा। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति पार्टी सदस्य बनता है वो बीजेपी के परिवार का अंग होता है और परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। आयातित शब्द हमारे कोई प्रयोग हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही व्यक्ति भाजपा में हो जाता है। नहीं, नवल ने से हमारी कल चर्चा हुई है, मानने वाले मामले से बातचीत की है। कुछ कार्यकर्ताओं का भाव रहता है, उसका कोई टिकट की दावेदार का पक्ष रहता है, इसलिए कुछ बातें आती है, पर कंट्रोल किया जाएगा सब जगह। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और देश भर में दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा। बड़ी संख्या में उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जीतने वाले को ही टिकट मिलता है। किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विषयों में चर्चा होती है, बात होती है। जीतने की विनिबिलिटी किसमें क्या है। चुनाव हमेशा विनिबिलिटी के लिए लड़ा जाता है, तुष्टीकरण संतुष्टि के लिए नहीं लड़ा जाता और उस विनिबिलिटी को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है। उत्तराखंड बीजेपी के 2 नेताओं की बात से साफ है, जीत के लिए बीजेपी कोई भी फैसला लेने को तैयार है। उसमें फिर चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले को पहले चुनाव लड़ने का मौका ही क्यों न देना पड़े, जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ से नितिन सिंहवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उद्यान घोटाले में याचिकाकर्ता दीपक करखेती का कहना है कि मुख्य आरोपी हरमिंदर बावेजा को 1 साल के लिए लाया गया, लेकिन सब पता होने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। दीपक करखेती ने कहा कि इसके लिए पूर्व और मौजूदा दोनों कृषि मंत्री जिम्मेदार हैं। अपने इस विभाग का 2 साल के लिए और मुखिया बनाने का जो कार्य किया है, उसको देखते हुए आपको भी उद्यान विभाग के इस महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देना चाहिए। और तत्कालीन उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घोटाले हुए हैं वो उनके शासनकाल में हुए हैं। उद्यान घोटाले का मुख्य आरोपी हरमिंदर सिंह बावेजा जब पहले से गलत था तो पहले उसे लाया क्यों गया, और अब जब लाया गया तो उसका एक्सटेंशन क्यों बढ़ाया गया। इसी सवाल पर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, ये पहले ही दिया जा चुका था, मैंने तो विभाग से जांच करवाई। उससे पहले मिल चुका था। अब जब से मुझे मिला, लगातार जिस जांच पर मैंने उसको सस्पेंड कराया, जैसे हमें एक पौध
उसमें घोटाले की जानकारी मिली। मैंने डीएम के द्वारा, तब मयूर जी वहीं के डीएम थे जो आज यहाँ के डीएम हैं, इनके द्वारा जांच की गई। इस रिपोर्ट में साफ उल्लेख किया गया कि प्रथम दृष्टया डायरेक्टर और वहाँ का हॉर्टिकल्चर अधिकारी इन्वॉल्व है। उसी जांच के आधार पर उनका सस्पेंशन किया गया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जीतने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने पर पूरा फोकस है। अस्पतालों को हाईटेक किया जाएगा और नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम करना है मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जन कल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। जल्दी एक बार भारत सरकार के जो मानक है उनको बात करके भारत सरकार के मानक में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य भी है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उद्यान घोटाले में अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही कांग्रेसियों का आक्रोश बढ़ गया है। बागेश्वर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उद्यान विभाग में घोटाले के खिलाफ कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही उद्यान मंत्री गणेश जोशी के तुरंत इस्तीफे की मांग की। बागेश्वर में गोमती नदी के सूखने से ग्रामीणों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आरोप है कि नदी में रिवर रेजिंग के चलते जलस्तर घट गया है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों को फटकार लगाई। अधमोड़ा हादसे के बाद रामनगर में वन विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग की। कहा कि कॉर्बेट के दैनिक श्रमिकों का 3-3 लाख का बीमा कराया जा रहा है। ऋषिकेश पर्यटन नगरी में जल जाम से राहत मिलेगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल समेत पर्यटकों का दबाव झेल रहे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 169 पार्किंग बनेंगी। रविवार को देहरादून में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की मीटिंग होगी। देहरादून के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि मंडल और बूथ पर आने वाले प्रोग्राम को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के शंकराचार्य मठ में 36 प्रदेशों से आए गौ सेवकों के साथ बैठक की और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए चर्चा की। जोशीमठ में 1150 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पांगू अस्कोट आराकोट दल पहुंचा। 50 वर्षों से लगातार यात्रा दल के द्वारा उत्तराखंड का भ्रमण किया जा रहा है। उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने पीआरडी जवानों को के साथ आपदा से निपटने के उनको गुर सिखाए। साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। देवभूमि में देवों का वास होता है और जब मौका कैची धाम के स्थापना दिवस का हो तो आस्था की डोर और मजबूत हो जाती है। आज कैची धाम का स्थापना दिवस है तो भक्तों का रेला बाबा के दरबार में पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को कैची धाम के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर के लोग यहां पहुंचे तो घंटों बाद बाबा की एक झलक श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिली। भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे तो गुरु महाराज के जयकारों से कैची धाम गूंज उठा। लंबी लाइनों के बावजूद लोगों को बाबा के दरबार पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई और लोग प्रसाद लेकर राज्य और देश की खुशहाली की कामना करते नजर आए। जिंदगी में जब भी कुछ अड़चने प्रॉब्लम आती है तो बाबा का ही नाम निकलता है। सबके तारनहार है बाबा, बड़े दयालु है। मैं तो अपने कोई व्यक्ति नहीं कर सकती कि मुझे क्या लगता है। अब सब बाबा की महिमा है। इतनी भीड़ भाड़े देखिए कितने अच्छे ढंग से सब हो रहा है। 15 जून के दिन हर साल कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 12 जून से हनुमान चालीसा के साथ अखंड पाठ शुरू कर दिया गया। इसे बाबा के ही चमत्कार कहेंगे कि हर साल यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस बार दर्शनों के लिए पुलिस से लेकर मंदिर प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। देखिए, ये उत्तराखंड में हर पुलिस कर्मचारी जो उत्तराखंड में है उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरीके के बड़े आयोजन करवाने का मौका मिलता है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम सुरक्षा भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं
तो मेरे साथ साथ में उत्तराखंड पुलिस के हर जवान के लिए एक गौरव का क्षण है। ये भीड़ जो है सिर्फ महाराज की वजह से है, और जैसे महाराज का ये कथन जो हम आप सुनते आ रहे हैं, पहले हम लोग कभी ध्यान नहीं दिया। श्री माँ से कहा करते थे, अम्मा 50 साल बाद कैसी बदल जाएगा। तो ये 50 साल महाराज को पूरे शरीर छोड़े भी हो गए हैं और आज साक्षात दिख रहा है। पहाड़ में मेले, उत्सव और रीति रिवाज की बहुत मान्यता है और ऐसी ही एक मान्यता बाबा नीप करोरी की भी है, जिनके चमत्कार को नमस्कार करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चमत्कार को नमस्कार कौन नहीं करता। कैंची धाम में लगी आस्था की भीड़ इस बात की गवाही भी दे रही है। आज दिन भर लोगों ने बाबा महाराज के दर्शन किए और प्रसाद लेकर, बाबा के आशीर्वाद लेकर लोग घर लौटे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।